हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे क्लास 10th का। उसमें अभी रिसेंटली हम लोगों ने 8.1 और 8.2 को कवर किया है। अब हम लोगों को स्टार्ट करना था एक्सरसाइज 8.3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनसे रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यानी बिल्कुल फिक्स पैटर्न है कि उसमें का क्वेश्चन तुम्हें मिलना ही मिलना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को अच्छी तरह से समझ लेना। जब तक उसका बेसिक्स का आइडिया बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, एक एक छोटी छोटी बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तब तक उसको इंप्लीमेंट करने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी और प्रूविंग के क्वेश्चंस करने में तुम देखोगे कि तुम्हें मुश्किल हो रही होगी। तो ये लेक्चर स्पेशली उसी चैप्टर को ध्यान में रखते हुए, यानी उसी एक्सरसाइज 8.3 को ध्यान में रखते हुए मैं ये बना रहा हूं, जिसमें जो छोटे छोटे डाउट्स हैं तुम्हारे वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आइडेंटिटीज पूरी तरह से तुम्हें समझ में आ जाए, ताकि उसको इंप्लीमेंट करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से तुम प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कर सको और तुम्हारे मार्क्स पक्के हो सके। ठीक है? तो इसमें सिर्फ हम लोग बेसिक आइडिया लेंगे और कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे बनती हैं, उनसे और क्या क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, और प्रूविंग करते टाइम हम लोग क्या क्या चीजों का ध्यान रखने वाले हैं, ये सारी चीजें इसमें समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो बेसिक तुम लोगों ने पढ़ा था, यानी 8.1 के स्टार्टिंग में जो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बेसिक इंट्रो दिया था, उसमें कुछ बातें मैंने तुमको बताई थी। ठीक है? वो फिर से मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं। इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो साइन थीटा होता है, अगर कोई ट्राइंगल है तुम्हारे पास, सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल उठा लेता हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये मैंने उठा लिया। ठीक है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसको मैं नाम दे देता हूं। मान लो यहां पर मैंने एंगल ए दे दिया, यहां पर मैंने 90 डिग्री सेट कर दिया, ये तुम्हारा बी हो गया और ये तुम्हारा सी हो गया। ठीक है? ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 के ठीक सामने साइड होगी, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है? और अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं, बेसिकली एंगल ए के लिए, या इसको मैं अगर थीटा कह दूं, ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं, थीटा बहुत ही गंदा बना है, ठीक है, अगर मैं थीटा के लिए बात करूं तो ये जो ए बी है, ये तुम्हारे लिए बेस का काम करेगा। बी चूंकि पहले से लिखा है इसलिए इसको मैं पूरा बेस लिखे दे रहा हूं। और ये वाली जो साइड है बीसी, ये तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। अब जो साइन थीटा होता है, समझते जाना बात को, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। जो कॉस थीटा होता है वो रेशियो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का। और जो टेन थीटा होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। बोलो, ये सारी चीजें हम लोग पहले से कर चुके हैं। इसी तरह से जो कॉसेक थीटा होता है वो एच अपॉन पी होता है। इसी तरह से जो सेक थीटा होता है वो एच अपॉन बी होता है। इसी तरह से जो कॉट थीटा होता है वो बी अपॉन पी होता है। क्या ये इतनी सारी बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं? एक मिनट रुको बॉस, इसको, ये तो पूरा पेज मूव करेगा, एक मिनट। ये ठीक, तो सिर्फ ट्राइंगल मूव करेगा। कोई बात नहीं भाई, छोड़ो, इसको यहीं पे सेट करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, छोड़ो। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, कॉसेक हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर है, कॉस बी बाई एच है, सेक एच बाई बी है, टेन पी बाई पी है और कॉट बी बाई पी। ये सारी बातें तुम लोगों ने सीखी थी। अब यहां पर देखो, पी बाई एच तुम्हारा साइन है और एच बाई पी तुम्हारा कॉसेक है। उल्टा हो गया कि नहीं? जब ए बाई बी पलट के बी बाई ए हो जाए, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। एक दूसरे का क्या है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देखो, पी बाई एच को मैंने एच बाई पी लिखा है, इसका मतलब साइन रेसिप्रोकल है किसका? कॉसेक का। तो साइन थीटा है, ये रेसिप्रोकल है किसका? कॉसेक का। तो मैं साइन को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? इसी तरह से कॉसेक को भी मैं क्या लिख सकता हूं? कॉसेक को मैं लिख सकता हूं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है।
अब रेसिप्रोकल्स किसको बोलते हैं? जो दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 दे देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो साइन और कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई या कोई डाउट तुमको लग रहा है? यहां से ये बात एक रिजल्ट तुम्हारा एक तरह से बन गया, इसको याद रखना, ठीक है। बाकी कॉसेक को उधर ले जाओगे तो साइन 1 बाई कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक 1 बाई साइन हो जाएगा। सेम रिलेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो कॉज और सेक में भी सेम रिलेशन हो रहा है, यानी मैं कॉज थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरह से मैं सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देखो ये b बाई एच है, ये h बाई बी है। इसका मतलब जब मैं इन दोनों को इंटू करूंगा कॉज और सेक को, एंगल सेम होना चाहिए, ये बात समझे रहना। यानी यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है। अगर यहां पर अलग अलग एंगल आ गया, यहां कॉज ए आ गया, यहां कॉज बी आ गया, और ए और बी बराबर नहीं है, तब इक्वल टू 1 नहीं आएगा, ये याद रखना। ये सेम एंगल के लिए बात करी जा रही है, यानी सिर्फ और सिर्फ मैं थीटा को लेकर बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एक और बात हो गई। इसी तरह से अगर मैं tan की बात करूं तो देख रहे हो tan और cot में भी सेम रिलेशन है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि जो tan थीटा मेरा होगा वो 1 बाई कॉट थीटा होगा, और जो कॉट थीटा होगा वो 1 अपॉन tan थीटा होगा। और अगर मैं इन दोनों को इंटू कराऊं तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। तो इंटू कराने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बात हो गई कि tan इंटू कॉट इज इक्वल टू भी क्या होता है? 1 होता है। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, ये p बाई एच है, ये b बाई एच है। अगर मैं p बाई एच को b बाई एच से डिवाइड कर दूं, जैसे मान लिया यहां पर डिवाइड करूं, तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा। यानी साइन को अगर मैं कॉस से डिवाइड करूं तो p बाई एच और b बाई एच, एच एच कट गया, p बाई बी बचा, और p बाई बी को मैं क्या बोलता हूं? tan बोलता हूं। इसका मतलब साइन को कॉस से डिवाइड करूंगा तो मुझे tan थीटा मिलना चाहिए कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्या इंपॉर्टेंट है? कि भाई जो tan थीटा होता है ना, एक मिनट रुकना, जो tan थीटा होता है ये साइन और कॉज का रेसिप्रोकल होता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये एक और बात हो गई तुम्हारे लिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत जगह करेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन दिखेगा प्रूविंग में, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको समेट कर साइन और कॉज में लेकर आए, ठीक है। उसके बाद आगे लेकर चलेंगे क्वेश्चन। तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉज लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह से आप एक और बात बताओ मुझे, इसी तरह से आप मुझे ये बताओ कि अगर यहां पर मैं उल्टा कर दूं, यानी कॉज को मैं डिवाइड करूं किससे? साइन से, तो भाई अगर मैं इधर रेसिप्रोकल करूंगा कॉज बाई साइन, तो tan भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और tan का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट होता है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जो कॉट थीटा होगा ये इक्वल टू होगा कॉज थीटा अपॉन साइन थीटा। ये एक और रिजल्ट निकल कर आ गया। बोलो क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? तो बेसिकली यहां पर हम लोगों ने क्या क्या सीखा इस पेज पर, कि साइन और कॉसेक इंटू करने पर 1 देते हैं, कॉज और सेक इंटू करने पर 1 देते हैं, tan और कॉट इंटू करने पर 1 दे देते हैं मुझे। tan थीटा को मैं साइन अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, कॉट थीटा को मैं कॉज अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं। तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर कॉट, tan को हम लोग 1 अपॉन कॉट भी लिख सकते हैं, tan को अपॉन हम साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, कॉट को हम 1 बाई tan भी लिख सकते हैं, कॉट को हम कॉस बाई साइन भी लिख सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करा जाएगा? तो भाई जैसी जहां जरूरत होगी उसके हिसाब से हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे क्वेश्चन, तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि कहां पर हमें साइन बाई कॉस यूज करना है और कहां पे हमें 1 बाई कॉट यूज करना है, कहां पर tan को हमें कन्वर्ट करना है साइन बाई कॉस में, कहां एज इट इज रखे रहना है, ठीक है। ये सारी बातें तुमको क्लियर हो जाएंगी। बोलो ये पेज क्लियर हो गया? तो आगे चलें हम लोग। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले अब तुम समझो, अगर तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, मान लिया ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हारा।
इसको मैं नाम दे देता हूं, फिर यही यहां पर मैं ए सेट कर देता हूं, ये बी तुम्हारा हो गया 90 डिग्री और ये तुम्हारा सी हो गया। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीसी, अगर मैं एक ट्राइंगल उठा लूं, इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल लिया है जिसमें एंगल बी बराबर कितना है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले, मैं आइडेंटिटी की प्रूविंग बता रहा हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग यहां क्या यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, देखो ये 90 के ठीक सामने, ये तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। इस एंगल के लिए अगर हम लोग बात करें एंगल ए के लिए, तो ये बेस का काम करेगा और ये वाली साइड बीसी परपेंडिकुलर का काम करेगी। ठीक है, एंगल के हिसाब से बेस परपेंडिकुलर को कैसे पहचानते हैं, ये सब हम लोग 8.1 वाले लेक्चर में समझ चुके हैं। तो अब यहां पर अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम तो भाई यही कहती है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है और बेस का स्क्वायर होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। इस ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है तुम्हारी बीसी, तो ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर, प्लस बेस क्या है तुम्हारा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज है ए सी का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट। अब मैं क्या करूंगा, एक बार हाइपोटेन्यूज यानी ए सी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक आइडेंटिटी बनेगी, एक बार बी सी स्क्वायर से करूंगा सबको डिवाइड तो दूसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी, एक बार फिर ए बी स्क्वायर से करूंगा तो तीसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग एक एक आइडेंटिटी यहां पर बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको करते हैं डिवाइडिंग इट बाई ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो ये हो गया बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, प्लस यहां पर भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और यहां पर भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? बी सी अपॉन ए सी, अच्छा इसको एक काम करो ऐसे लिख लो, बी सी अपॉन ए सी और स्क्वायर पूरे पर लगा दो, प्लस इसको लिख लो ए बी अपॉन ए सी और स्क्वायर पूरे पर लगा दो, और ये तो आ जाएगा 1, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस एंगल ए के लिए बीसी परपेंडिकुलर है और एसी हाइपोटेन्यूज है, यानी बीसी अपॉन एसी जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम लोग पीछे से पढ़कर आए हैं कि साइन थीटा बोलते हैं। इसी तरह से आगे देखो, ए बी इस एंगल के लिए बेस है और एसी हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम लोग कॉस बोलते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन ए, बोलो ध्यान से समझना बात को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जिस किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, साइन ए, एंगल ए के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह से ये कॉस ए और इसका होल स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। ये जो साइन ए का स्क्वायर होता है इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया 1। और यहां से बनी तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? सबसे फेमस आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सी आइडेंटिटी, अब यहां से 2 और आइडेंटिटी यहां से भी निकाल सकते हैं। दूसरा, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एक बार बी सी स्क्वायर से आप डिवाइड कर दोगे, एक बार आप ए बी स्क्वायर से करोगे तो 2 और आइडेंटिटीज निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो यहां तक का प्रोसीजर तुम्हारा सेम होगा अगर ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है तुमको, यहां तक का बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब मैं दूसरा पार्ट करने जा रहा हूं, और दूसरे पार्ट में मैं क्या करूंगा, क्या कर दिया मैंने, चलो कर ही दिया तो इसको लाइन बना देते हैं। ठीक, दूसरे वाले में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले में अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं बी सी स्क्वायर से, इस बार किससे डिवाइड कर देते हैं, बी सी स्क्वायर से। तो यहीं से फिर आगे चल देते हैं, डिवाइडिंग इट बाई बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये एक काम करो, यहां मैं फिर से लिख दूं भाई, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। पहले हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब परपेंडिकुलर से करेंगे। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर को हम लोग डिवाइड करेंगे बी सी स्क्वायर से, और ए बी स्क्वायर को हम लोग डिवाइड करेंगे बी सी स्क्वायर से, और ए सी स्क्वायर को हम लोग डिवाइड करेंगे बी सी स्क्वायर से। बात को समझते जाना।
बी सी स्क्वायर तुम्हें 1 दे देगा, ए बी अपॉन बी सी का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो ए बी अपॉन बी सी और इसका ये हो गया होल स्क्वायर, ये क्या बदतमीजी है, चलो, और ये हो गया ए सी अपॉन बी सी और इसका होल स्क्वायर। बोलो क्लियर होती जा रही है बात कि नहीं? अब यहां देखो 1 प्लस, क्या हो रहा है यार, 1 प्लस ए बी अपॉन बी सी, ए बी बेस है दिख रहा है, बी सी परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टैन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट, तो ये बनेगा कॉट ए का स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर देखो AC हाइपोटेन्यूस है और एंगल ए के लिए BC परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक। ठीक, अब स्क्वायर का मतलब क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और यहां से बन गई तुम्हारी आइडेंटिटी नंबर 2 कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। बोलो क्या ये बात क्लियर हो गई? दूसरा वाला पार्ट क्लियर है। एक और आइडेंटिटी बची, उसको भी हम लोग यही कर लेते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? देखो फिर यहां मैं इधर कर दे रहा हूं इसको एंड में, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। कौन सी साइड बची थी? ए बी स्क्वायर, तो डिवाइडिंग इट बाई ए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए बी अपॉन ए बी ये तो 1 हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी और इसका स्क्वायर। ठीक है, वही काम कर रहे हैं, कुछ नया तो कर नहीं रहे हैं। BC अपॉन ए बी को ध्यान से देखो, BC अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, तो ये हो गया tan A और स्क्वायर और प्लस हो गया 1 इज इक्वल टू AC अपॉन ए बी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है cos, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा sec, तो sec ये हो गया स्क्वायर। अब यही जो स्क्वायर है ना वो अंदर इंटर करा देंगे, तो मैं इसको कहां बनाऊं भैया, ले जाकर जगह तो बच नहीं रही है, चलो यहीं से आता हूं। ये एक आइडेंटिटी और हम लोगों ने कौन सी बनाई, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये हो गई तीसरी आइडेंटिटी। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं? ये हो गई हमारी मेन 3 आइडेंटिटीज जिनका हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आने वाले एक्सरसाइज 8.3 में। बोलो क्लियर हो गई कि नहीं? अब इन 3 जो आइडेंटिटीज हैं, इसको जब हम ओपन करते हैं तो और कितनी बातें निकल कर आती हैं वो भी देख लेते हैं, एक एक करके एक एक आइडेंटिटी से समझते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी मैंने क्या लिखी थी कि भाई साइन स्क्वायर ए जो होता है प्लस कॉज स्क्वायर ए जब इसमें ऐड किया जाता है तो इक्वल टू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत है? यही तो आइडेंटिटी पहली हम लोगों ने सीखी यहां पर। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखो, अगर यहां से मैं और रिजल्ट निकालना चाहूं, और रिजल्ट तो क्या निकलेगा, देखो साइन स्क्वायर ए, अगर मैं कॉज स्क्वायर ए को राइट में भेजूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यानी साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए में लिख सकता हूं। ठीक है, ये बन गई एक और बात। मेन आइडेंटिटी तो देखो यही है, इससे जो और रिजल्ट निकल रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। अच्छा, 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख ही सकता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं। बोलो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? अगर मैं 1 को मान लूं कि भाई ये 1 स्क्वायर है, अगर मैं 1 को मान लूं कि ये 1 स्क्वायर है और ये कॉज स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉज, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉज। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये भी एक आइडेंटिटी बनी कि नहीं बनी? बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरीके से जब मैं कॉज स्क्वायर को यहां निकालना चाहूंगा, इस बार मैं किसको भेजूंगा, साइन स्क्वायर को राइट में भेजूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा
इसी तरह से जब मैं 1 को 1 स्क्वायर बोलूंगा तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए प्लस बी और एक में क्या आ जाएगा ए माइनस बी, यानी एक में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और एक में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। बोलो क्लियर हो रही है बात कि नहीं, समझ में आता जा रहा है। मेन आइडेंटिटी देखो एक ही थी और उससे हम लोगों ने ये 4 रिजल्ट और निकाले। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं। मेन आइडेंटिटी कौन थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उससे हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाले जिनको डायरेक्टली हम लोग कई क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, याद रखना बस ये सारी चीजें। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या पढ़ा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। अभी मैंने क्या बोला था, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, गलत बोल दिया होगा, ठीक हो जाता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए हो गया। अब इससे क्या क्या रिजल्ट देखो और हम लोग बनाएंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं 1 को उधर भेजूं या एक एक करके पहले टेन 1 को रोको, टेन स्क्वायर को उधर भेजो, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। एक बात ये आ गई, बोलो समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा, अगर मैं सेक स्क्वायर को इधर ले लूं और टेन स्क्वायर को उधर ले लूं, ध्यान से समझना, तो 1 को एक काम करो, सेक स्क्वायर को इधर ले लो, 1 को उधर भेज दो, या एक काम करो माइनस से इसमें इंटू कर दो, तो एक नई बात निकल कर आ जाएगी। क्या, अगर मैं माइनस से इसमें इंटू करूंगा तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर जो होगा, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ये इज इक्वल टू -1 बन जाएगा। ठीक है, ये इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि प्लस माइनस में कई बार तुम लोग गड़बड़ कर देते हो। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होगा, लेकिन अगर टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए हो गया तो वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। अच्छा, अब इसके बाद जरा यहां ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन। कैसे लिख सकता हूं, ये कौन सी आइडेंटिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो अब मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूं, 1 इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए और इनटू में हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए। क्या किया मैंने, ए प्लस बी किया और ए माइनस बी किया, एक और आइडेंटिटी बनकर आ गई। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। यहां से दो बातें और निकलेंगी। क्या क्या निकलेगा, अगर मैं सेक ए प्लस टेन ए को रोक लूं तो ये डिवीजन में चला आएगा, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि भाई जो सेक ए प्लस टेन ए होता है, सेक ए प्लस टेन ए वो बनेगा 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं, ये बन जाएगा। अगर मैं सेक माइनस टेन को रोक के सेक प्लस टेन को इधर ले आऊंगा तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी कि सेक माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इन सब पे, ये याद रखना, बस मैं तुमको बनाए दे रहा हूं आसानी से ताकि तुम इससे बनने वाले हर एक रिजल्ट को दिमाग में रखो। ये ना हो कि तुम्हें लगे कोई नई बात आ गई है, इसी को घुमा फिरा के, मेन आइडेंटिटी तो देखो यही है, इससे घुमा फिरा के देख रहे हो कितने रिजल्ट निकल रहे हैं, और ये सारे के सारे रिजल्ट बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखो। ठीक है, ये बात हो गई। सेक ए माइनस टेन ए अपॉन ये हो गया, 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए हो गया। ये सारी बातें, और कुछ रिजल्ट हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं, छोड़ो आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग सेम काम कर सकते हैं जो आइडेंटिटी दूसरी वाली थी, कौन सी, 1 प्लस, जो एक और आइडेंटिटी थी तुम्हारी वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अगर मैं कॉट स्क्वायर को उधर भेजता हूं तो आइडेंटिटी क्या बनेगी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा, अगर मैं कॉट में से कॉसेक निकालूंगा तो -1 हो जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है।
ये -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक और आइडेंटिटी तुम्हारे लिए हो गई। ठीक, ये कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। फिर यहां से देखो कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट को मैं 1 के बराबर लिख सकता हूं, a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी। तो वो यहां पर अगर मैं लिख दूं तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इनटू में मैं क्या करूंगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये इक्वल टू कितने के हो जाएगा 1 के। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी से मैंने ओपन कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी से मैंने इसको ओपन किया है। अब देखो अगर ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, इसको मैं अपॉन में लेके जाऊंगा तो जिस तरह से ये दो आइडेंटिटी बनेंगी इसी तरह से इधर भी बन जाएंगी कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको मैं बराबर लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बोलो बात क्लियर होती जा रही है कि नहीं। ये एक और बात निकल कर आ गई। ठीक, एक और बना देता हूं, कौन सी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए की। तो एक काम करते हैं इधर लिख देते हैं। एक और क्या बनाई मैंने कि अगर मुझे कॉसेक ए माइनस कॉट ए निकालना हो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं। इतना ज्यादा बोर्ड भर दिया, अब तुम ये मत समझना कि तुमको ये सब याद करना है। तुमको ये सारी बातें समझनी है कि भाई इस एक बात से ये सारे रिजल्ट निकल कर आ सकते हैं। मतलब एक छोटी सी बात को अगर मैं इंप्लीमेंट करूं तो उससे क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, ये यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो कौन सी आइडेंटिटी, देखो मेन आइडेंटिटी इससे कौन कौन सी निकली है, इससे ये निकली है पहली वाली आइडेंटिटी। देखो मेन आइडेंटिटी ये है, ये तुम्हारी, एक मिनट रुको मैं लिख देता हूं, ये तुम्हारी पहली आइडेंटिटी है मेन, कॉसेक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये तुम्हारी दूसरी आइडेंटिटी है, और ये तुम्हारी तीसरी आइडेंटिटी है। कहां गई ये। ठीक है, ये मेन 3 आइडेंटिटीज हैं जो तुम्हें याद होनी चाहिए, बाकी सब उसके रिजल्ट हैं। ठीक है, बाकी सब उसके रिजल्ट हैं। बात समझ में आ गई। ये सारा एक जगह ढंग से लिख लेना। ये सारे रिजल्ट इसके हैं साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर के। कौन कौन से, ये सब इसके रिजल्ट हैं। इसी तरह से ये जो रिजल्ट है ये 1 प्लस tan स्क्वायर वाले के रिजल्ट हैं, और बाकी ये हो गए। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई है कि नहीं। क्या मैं कुछ छोड़ रहा हूं, एक मिनट रुको। थोड़ी बहुत तो और बनेंगी। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर है मैंने क्या लिखा था, सेक स्क्वायर है मैंने लिखा था। ठीक है, अगर मैं 1 को उधर भेजूंगा तो tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये इसी आइडेंटिटी से मैं निकाल रहा हूं, एक मिनट भाई। ये इससे मैंने एक और रिजल्ट निकाला ये। अब इसमें फिर से जब तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालोगे तो और रिजल्ट बन जाएगा क्या, tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, एक मिनट भाई तूने कर दिया। ठीक है, ए स्क्वायर 1 को 1 स्क्वायर होता ही है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यहां भी लग जाएगा। सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1, ये हो गई 10 की। तुम एक काम करना, देखो मैं निकालता जा रहा हूं, कई अलग अलग जगह मिक्सअप भी हो गया है। तुम इन सारी आइडेंटिटीज को इस तरह से लिखना कि साइन कॉस वाली एक साथ लिखना, टैन और सेक वाली सारी एक साथ लिखना, कॉसेक और कॉट वाली सारी एक साथ लिखना। जब नोट करना तो ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा इधर उधर मैंने लिख दिया जगह के हिसाब से, कॉसेक कॉट वाली इधर लिख दिया हूं, ठीक है, सेक वाली। तुम जब आइडेंटिटी बैठकर नोट्स बनाओगे तो जिस तरह से बता रहा हूं वही करना, टैन और सेक वाली सारी आइडेंटिटीज एक जगह, और कॉट कॉसेक वाली एक जगह, साइन कॉस वाली एक जगह। ठीक, इसी तरह से और आइडेंटिटी, जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को मैंने क्या लिखा था, कॉसेक स्क्वायर ए। यानी ये मेन आइडेंटिटीज हालांकि उधर लिखी हुई है, ये मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैंने रिजल्ट जो निकाला है वो इसी से निकाला है। तो 1 यहां पर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 भी मैं लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर ए को, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और इसको अगर मैं a माइनस बी ए प्लस बी करूंगा तो कॉट स्क्वायर ए बराबर बन जाएगा कॉसेक ए प्लस 1।
और कॉसेक ए -1। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, तो लगभग यार देखो मैंने कवर करने की कोशिश करी है कि जो जो रिजल्ट निकलते हैं ना एक आइडेंटिटी से, मेनली ये जो 3 आइडेंटिटीज थी, इनसे जो जो रिजल्ट दिखते हैं वो सारा मैंने समेटने की कोशिश करी है कि एक जगह समेट दो तुम्हारी आसानी के लिए, ताकि तुम्हारे लिए ये बिल्कुल आसान हो जाए। अब इन सारी चीजों का एक जगह पर नोट्स बना लो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करने से पहले। दो तीन चीजें, एक तो tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस बाई साइन, बिल्कुल रटा होना चाहिए। कौन किसका रेसिप्रोकल होता है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसका किसका इंटू करने पर, जाहिर सी बात है अगर तुम्हें पता होगा कि ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं तो उनका इंटू करने पर 1 आएगा, ये बात तुम्हें पता होगी, ये याद करना है। इसमें ये प्रूविंग है, जो मेन तीनों आइडेंटिटीज हैं उनको ट्रायंगल के हिसाब से कैसे प्रूव करते हैं ये मैंने किया है। बाकी अगर एक आइडेंटिटी तुमने बना ली, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक बार जब इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है, और एक बार जब इसको कॉस स्क्वायर से करोगे तो दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। यानी यहां से भी ये दोनों रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, ठीक है, मैंने प्रूविंग नहीं करी है लेकिन तुम्हें समझा दिया है। और मेन आइडेंटिटीज, पहली ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, ये मेन 3 आइडेंटिटीज हैं, उनसे निकलने वाले ये सारे रिजल्ट हैं। 3 तो याद रखना ही रखना है, उनसे निकलने वाले ये सारे रिजल्ट अगर तुमने अच्छे से एक बार एनालाइज कर लिए, इसका प्रॉपर नोट्स बना लिया, तो यकीन मानो कि तुमको प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़कर रखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3, उसमें प्रूविंग के क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वहां से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन रखा हुआ है, ये मान के चलो। अगर लेक्चर समझ में आया हो, ये सारी चीजें अच्छी लगी हो, तो इसको तुम शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ भी। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।